देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। और आज इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे किसान आंदोलन के 2 महीने के बाद कैसे बढ़ती गई है अनिश्चितता, और पश्चिम बंगाल में आज पराक्रम दिवस पर क्या हो रही है पॉलिटिक्स, और मध्य प्रदेश पुलिस पर क्यों लग रहे हैं हाथरस कांड जैसी लीपापोती के आरोप। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी पराक्रम दिवस समारोह में शामिल होंगे, लेकिन इसे लेकर अलग ही राजनीति शुरू हो गई है। कोलकाता पूरी तरह सज चुका है। साथ ही आज बंगाल में होड़ मची है कि कौन नेताजी की जयंती को ज्यादा अच्छी तरह से मनाता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता जाएंगे और पराक्रम दिवस मनाएंगे। उसी वक्त दीदी की पार्टी देश नायक दिवस मनाएगी। लेफ्ट और कांग्रेस देश प्रेम दिवस मनाएंगे। हाल ही में मोदी सरकार ने नेताजी की जयंती मनाने के लिए 85 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी, जिसमें पक्ष विपक्ष के सारे नेताओं को शामिल किया गया। कमेटी ने मिलकर फैसला किया कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाए, लेकिन ममता को यह मंजूर नहीं। विक्टोरिया हॉल में होने वाले कार्यक्रम के लिए दीदी को भी न्योता भेजा गया है, लेकिन जब पीएम का प्रोग्राम होगा तब दीदी सड़कों पर अपना पॉलिटिकल पावर दिखा रही होंगी। दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुभाष चंद्र बोस नेशनल लाइब्रेरी में सेमिनार होगा। इसके बाद 4:30 बजे से 7 बजे तक विक्टोरिया मेमोरियल में कार्यक्रम होगा। नेताजी म्यूजियम का उद्घाटन किया जाएगा। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नेताजी के पत्रों पर आधारित एक बुक का विमोचन भी करेंगे। ठीक इसी वक्त पर ममता बनर्जी उत्तरी कोलकाता के श्याम बाजार चौक से पद यात्रा निकालेंगी। यहाँ पर नेताजी की विशाल प्रतिमा लगी है। उन्होंने हमारे देश में नहीं, सारी दुनिया में क्रांति का बिगुल फूंका, और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी वहाँ पर एक संग्रहालय का उद्घाटन कर रहे हैं। वह इस देश के युवाओं को प्रेरणा देगा। वहीं नेताजी देश के लिए कितना जरूरी है और पीएम मोदी की उनमें आस्था कितनी गहरी है, मोदी के ट्वीट पढ़ेंगे तो पता चलेगा। प्रधानमंत्री लिखते हैं, मैं इस प्यार को कभी नहीं भूल पाऊंगा। जिस सड़क से नेताजी गए उसी सड़क से और ठीक वैसे ही लोग मुझे हरिपुरा लेकर गए, जहां नेताजी ठहरे थे। ऐसा लगता है जैसे इस साल 1938 हो। आज इसी तरह 51 बैलगाड़ियों को सजाकर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी हरिपुरा पहुंचेंगे। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी की जयंती मना रहे होंगे, उसी वक्त हरिपुर के लोग भी उनसे कनेक्ट रहेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री ने लोगों से हरिपुरा पहुंचने की अपील की है। इधर दिल्ली में सरकार के साथ किसानों की 11वें दौर की बातचीत भी नाकाम रही, और इसके बाद किसान आंदोलन और सरकार का अगला रुख क्या होगा, इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बातचीत बेनतीजा। बैठक की कोई अगली तारीख तय नहीं। सरकार का प्रस्ताव ठुकराते हुए आंदोलन जारी रखने का ऐलान। 26 जनवरी ट्रैक्टर परेड पर अड़े किसान संगठन। वैसे तो 11वें राउंड की बातचीत से पहले ही ये आशंका जताई जा रही थी कि बातचीत में कोई हल नहीं निकलेगा। राजधानी के विज्ञान भवन में सिर्फ बैठक के बाद ये आशंका सच साबित हो गई। बेनतीजा बैठक के बाद कृषि मंत्री गुस्से में नजर आए। किसानों के संबंधित विषय का निराकरण करने के लिए सरकार तैयार हो और निर्णय न हो सके तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है। वैसे तो किसान और सरकार के बीच 11वें राउंड की बैठक 5 घंटे तक हुई, लेकिन असली बातचीत सिर्फ आधे घंटे की ही थी। किसान नेताओं ने सरकार के मंत्रियों से कहा कि उन्हें 1.5 साल तक कृषि कानूनों का निलंबन का प्रस्ताव मान्य नहीं है। इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा, लेकिन किसान नेता नहीं माने और बातचीत टूट गई। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसान नेता सरकार के प्रस्ताव पर फिर से विचार करें और आज दोपहर 12:30 बजे तक जवाब दें।
किसानों के ट्रैक्टर परेड की तैयारी के बीच गणतंत्र दिवस समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था चौकस की जा रही है। और महामारी के दौरान इस समारोह के लिए कोरोना गाइडलाइन के साथ हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजपथ पर 30 FRS कैमरों से निगरानी, 30 कैमरों में 50,000 संदिग्धों का डेटा। गणतंत्र दिवस पर अभूतपूर्व सुरक्षा। कोरोना महामारी के बीच गणतंत्र दिवस का ये समारोह सुरक्षा के लिहाज से दोहरी चुनौती वाला है। आतंकी वारदातों की इंटेलिजेंस इनपुट के साथ इसकी तैयारी भी उसी तरह से की गई है। पूरे राजपथ और इससे कनेक्टिंग एरियाज में फेस रिकॉग्निशन कैमरों का जाल बिछाया गया है, जिससे कोई भी संदिग्ध समारोह स्थल तक नहीं पहुंच पाए। ये फेस रिकॉग्निशन कैमरा जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें लगभग 50,000 गैंगस्टर, टेररिस्ट और क्रिमिनल्स के डाटा जो है वो सेव हैं, उनके फोटोग्राफ जो है वो सेव हैं। और अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति वो यहाँ से एंट्री करता है तो तुरंत जो ये कैमरे हैं वो अलार्म यहाँ पर बजेगा। अलार्म भी बजेगा सर, और फेस पे सर्कल, रेड कलर का सर्कल आ जाएगा, जिससे सस्पेक्ट औरों से अलग दिखाई देने लगेगा। इस साल राजपथ की साज सज्जा तो वैसी ही होगी, लेकिन भीड़ पहले की तरह नहीं होगी। भारत में बनी वैक्सीन की लगातार पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ती जा रही है। जबकि वैक्सीन के दौरान अफवाहों से बचने के लिए प्रधानमंत्री को देशवासियों से अपील तक करनी पड़ी है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत विश्व गुरु बनकर उभरा है। तमाम देश हमारे देश की वैक्सीन पाना चाहते हैं और इस डिमांड को हम पूरा करने में जुटे हैं। ब्राजील ने तो वैक्सीन की सौगात मिलने पर पवन पुत्र हनुमान की तस्वीर शेयर करके भारत का शुक्रिया अदा किया है। इस बीच भारत में चल रहे पहले फेज के वैक्सीनेशन के दौरान अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। हालांकि अभी क्लियर नहीं है कि दूसरा फेज कब से शुरू होगा, लेकिन दूसरे फेज की गाइडलाइंस तय है। दूसरे फेज में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों समेत कई वीवीआईपी को टीका लगेगा। वैक्सीनेशन के इस दौर में कुछ लोगों में साइड इफेक्ट्स भी दिखे हैं, लेकिन वो बेहद कम हैं। ऐसे में अफवाहों का बाजार भी गर्म है। पीएम मोदी ने ऐसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। वैक्सीन का कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं है, तपास किया गया है, इसलिए देशवासी अपने वैज्ञानिक पर, डॉक्टर्स पर भरोसा कर रहे हैं। और आप जैसे मेडिकल फैकल्टी के लोग जब कहते हैं तो लोगों को विश्वास होता है। हमारे देश की वैक्सीन की डिमांड देश के साथ साथ विदेशों में भी है। उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक कोरोना वैक्सीन की 10 लाख डोज नेपाल को, 20 लाख डोज बांग्लादेश को, म्यांमार को 15 लाख, मॉरिशस को 1 लाख, सेशल्स को 50,000, भूटान को 1.5 लाख, मालदीव को 1 लाख डोज भिजवाई जा चुकी है। साथ ही श्रीलंका और अफगानिस्तान को भी कोरोना वैक्सीन भेजने की तैयारी है। बस इन दोनों देशों से हरी झंडी मिलने की देरी है। हमारी वैक्सीन का इस्तेमाल ब्राज़ील, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में वहाँ के लोगों को देकर किया जा रहा है। दुनिया के बहुत सारे देश, विशेषकर पड़ोसी देश, उनको हमारे देश की वैक्सीन जो है उपलब्ध कराई जा रही है। दुनिया के बहुत सारे देशों की डिमांड है कि वैक्सीन भारत की हमें मिलनी चाहिए। इसलिए वैज्ञानिकों की मेहनत पर भरोसा करें और कोरोना को हराने में देश की मदद करें। वैक्सीन जरूर लगवाएं। AIUDF अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल के भड़काऊ बयान पर सियासी बवाल जारी है। बदरुद्दीन ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो 3,500 मस्जिदें गिरा देगी। असम की इस सभा में बदरुद्दीन अजमल एक बार बोलना शुरू किए तो रुके नहीं, आग उगलते चले गए। असम में बीजेपी सत्ता में आई तो मस्जिदों में अजान नहीं होगी, बुर्के पर रोक लग जाएगी, लोग दाढ़ी नहीं रख सकेंगे। बीजेपी की लिस्ट में 3500 मस्जिदें हैं जिन्हें गिराने की तैयारी चल रही है। बदरुद्दीन अजमल की ये सभा असम के धुबरी जिले के गौरीपुर में हो रही थी, जहां जाते ही बीजेपी का खौफ दिखाते हुए लोगों को भड़काने लगे। मुझे दाढ़ी लिया बेरीते पारबेन ना, माथा टूपी दीते पारबेन ना, मस्जिदे आजान दीते पारबेन ना, এই সব জায়গায় আপনারা থাকতে পারবেন। ভারতবর্ষের 3,500 মসজিদ, 3,500 মসজিদ তারা লিস্টের মধ্যে আছে। তাহলে দিল্লিতে সরকার পাওয়ার পরে আগামী বার যদি হয় তারা এই সব মসজিদ ভাঙবে। बदरुद्दीन अजमल यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने तो बीजेपी को देश का दुश्मन बता दिया। इस पर बीजेपी ने सख्त ऐतराज जताया। बीजेपी हमारे शत्रु, देशेर शत्रु, भारतेर शत्रु, महिला शत्रु,
बीजेपी की सरकार है, आसाम में भी है और पूरे देश में है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर ये देश चल रहा है। कांग्रेस के दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर पार्टी लाइन से अलग बयान दिया है। जयपुर में फैसल पटेल ने कह दिया, ओवैसी अपनी कौम के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। ओवैसी साहब एक बड़े सीनियर लीडर हैं। उन्होंने कौम के लिए, माइनॉरिटी के लिए बहुत काम किया है। मैं बहुत उनकी इज्जत करता हूँ। ओवैसी की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले ये कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले दिवंगत नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल हैं। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने ओवैसी की पार्टी की जमकर तारीफ की। पश्चिम बंगाल में ममता की टीएमसी में इस्तीफे और निलंबन का खुला खेल चल रहा है। टीएमसी जहां इसे अपनी रणनीति मान रही है, वहीं बीजेपी इसे बंगाल में जीत के रूप में देख रही है। चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले वन मंत्री राजीव बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो वहीं टीएमसी ने अपनी ही पार्टी के विधायक वैशाली डालमिया को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। सबसे पहले बात वन मंत्री राजीव बनर्जी की, जिनकी आंखों में इस्तीफा देने के बाद आंसू आ गए और उन्होंने इस्तीफे की जो वजह बताई वो हैरान करने वाली है। विगत 1-1.5 मास किछु कथा आमार किछु सहकर्मीदेर, आमार किछु सतीर्थदेर किछु कथा आमाके अत्यंत आघात करेছে, आमाके अत्यंत आहत करेছে। आमी निजे अत्यंत बेदनाग्रस्त হয়েছি। হয়তো আজকে এই সিদ্ধান্তটা আমি নিতাম না। राजीव बनर्जी ने सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, टीएमसी की सदस्यता से नहीं। लेकिन उनका रुख किस तरफ है, ये टीएमसी लीडर पार्थ चटर्जी ने बता दिया। शुभेंदु अधिकारी के बाद ममता बनर्जी की सरकार से इस्तीफा देने वाले राजीव बनर्जी दूसरे बड़े मंत्री हैं। उनसे पहले ममता सरकार के राज्य मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला भी इस्तीफा दे चुके हैं। इधर राजीव बनर्जी के इस्तीफे का बवाल थमा नहीं था कि टीएमसी ने हावड़ा की बाली विधानसभा सीट से विधायक वैशाली डालमिया को अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी बयान के आरोप में निलंबित कर दिया। ये मुझे पता नहीं है ये किस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है कि पार्टी की कोई फोन करके नहीं बताते हैं या कोई चिट्ठी आता नहीं है, क्या कुछ भी नहीं, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। वैशाली डालमिया को अपनी पार्टी के कुछ नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। वहीं अगर टीएमसी की बात करें तो अब तक 12 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं, जबकि वैशाली डालमिया को पार्टी से निकाला गया है। चर्चा तो यहां तक है कि जब गृह मंत्री अमित शाह 30 जनवरी को बंगाल दौरे पर जाएंगे तो टीएमसी के कई बड़े नेता, मंत्री और विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मुंबई में 4300 करोड़ के पीएमसी बैंक घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय ने कई ठिकानों पर रेड डाली है और ईडी को आरोपी प्रवीण राउत और वीवा कंपनी के मालिक के बीच पैसों के लेन देन की जानकारी भी मिली है। पीएमसी बैंक घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुटी ईडी की टीम ने शुक्रवार को एक साथ मुंबई में वीवा ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमारी की। वीवा ग्रुप का स्वामित्व ठाकुर परिवार के पास है। इस मामले में गिरफ्तार प्रमुख आरोपी प्रवीण राउत और ठाकुर परिवार के बीच मनी ट्रेल के सबूत मिले हैं। आपके अपना वाला जो ईडी का छापा पड़ा है उसके पीछे क्या है मामला, उसमें क्या है, क्या किस कारण से एक शब्द कुछ आगे पीछे बात करो, क्या काम है क्या नहीं। मुंबई में वीवा ग्रुप के जिन 5 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की, उसके मालिक भाई ठाकुर और राजनीतिक पार्टी बहुजन विकास अघाड़ी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में ठाकुर परिवार से 2 विधायक हैं। वसई विरार महानगर पालिका पर भी बहुजन विकास अघाड़ी का कब्जा है। वीवा ग्रुप के ठिकानों पर छापेमारी क्यों हो रही है, वो भी जानना बेहद जरूरी है। दरअसल पीएमसी बैंक में फर्जी खाते के जरिए एक डेवलपर को 6500 करोड़ का कर्ज दिया गया। साल 2019 में रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाए थे। रियल एस्टेट कंपनी HTIL को दिए गए लोन में भी घोटाले के आरोप हैं और इन्हीं घोटालों में ठाकुर परिवार के दखल और लेन देन का आरोप लग रहा है। मध्य प्रदेश में यौन शोषण की शिकार बच्ची का अंतिम संस्कार उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड की तरह सवालों के घेरे में है। मामला तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के लिए SIT का गठन किया। प्रदेश की राजधानी में यौन शोषण के शिकार मासूम बच्चियां बालिका गृह में भी सुरक्षित नहीं। कितनी अमानवीयता
उसके परिवार को अंतिम रीति रिवाजों से भी वंचित किया गया। ये कैसी निष्ठुर व्यवस्था। भोपाल पीड़ित बच्ची की मौत पर कमलनाथ के इस ट्वीट के बाद खलबली मच गई। कमलनाथ ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की ताकि सच सामने आए। पीड़िता की मौत संदिग्ध हालत में कैसे हुई और मौत के बाद उसका शव परिवार वालों को क्यों नहीं सौंपा गया। आखिरी बार अपनी बेटी को नहीं देख पाए। लाने की इच्छा रह गई। दरअसल पीड़िता प्यारे मियां यौन शोषण कांड में फरियादी भी थी, जिससे सुरक्षा की वजह से बालिका गृह में रखा जा रहा था। पुलिस के मुताबिक सोमवार की रात उसकी तबीयत बिगड़ी, उसे हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि इस दौरान बेटी से मिलने भी नहीं दिया गया और जब मौत हो गई तो शव भी उन्हें नहीं सौंपा गया। इसके विरोध में परिवार वालों ने पुलिस और अस्पताल के सामने प्रदर्शन भी किया। मैं यही कहती हूँ शिवराज सिंह चौहान मामा से हाथ जोड़ के कि आप बेटी बचाओ अभियान कर रहे हैं ना, तो बेटी को बचाइए और उसे इंसाफ दिलाइए। परिवार वालों के प्रदर्शन के बाद मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस की तरफ से बयान आया। अंतिम संस्कार का फैसला परिवार के रजामंदी और कानून व्यवस्था के लिहाज से लिया गया था। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए राज्य में लालू यादव बीमार, मिलने पहुंचा पूरा परिवार।